यहाँ पर देखिए, यह है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। और यहाँ पर नीचे दिया गया है, उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। समझिए बात को। अब देखें, यहाँ पर ब्रह्म समाज की बात हो रहा है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी कब किया था? 1897 ईस्वी। तो अब इसको मिलाते हैं। कहता है कि उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। तो पहले कौन हुआ था? तो ब्रह्म समाज। और पहले कौन हुआ? ब्रह्म समाज 1801। ठीक है। उसके बाद 1875 2। उसके बाद का रामकृष्ण मिशन का 3। अब यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर देखना यह है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के जरिए सती प्रथा जैसे सामाजिक अभिशाप का विरोध किया था। और राजा राममोहन राय के प्रयास स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। और यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में राधा कांत देव ने कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की। इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में। किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने। अब देखो, ब्रह्म समाज के विरोध में कौन? राधा कांत देव ने। ब्रह्म समाज के विरोध में राधा कांत देव ने। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसकी स्थापना किया था? धर्म सभा की। धर्म सभा की। इसके जरिए उन्होंने क्या किया था? इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। सती प्रथा का समर्थन किया था। यहाँ है कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। जहाँ तक आर्य समाज की बात है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जब हम बात करते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था एवं वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया, उनका मानना था कि वैसे भारतीय जो किसी कारणवश किसी और धर्म को ग्रहण कर लिया है, वैसे भारतीय पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा इसलिए दिया क्योंकि वह वेद की महत्ता को पुनः स्थापित करना चाहते थे। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद स्वामी था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो मुंबई में। कहाँ किया था? मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया था?
से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया था? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास, वेदभास एवं एवं वेदभास भूमिका जैसी एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया था। और नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। नारा दिया था वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। अब यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो याद रखना है, स्वामी विवेकानंद की जब हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में कलकत्ता के समीप वाराणसी नगर में एक मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका स्थित शिकागो गए थे। और स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, इन्होंने 1896 ईस्वी न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की अवस्था में हुई थी। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर, गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी विवेकानंद कब? 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद 1887 ईस्वी में कहाँ? कलकत्ता के समीप। कहाँ? कलकत्ता के समीप। कहाँ पर? वाराणसी नगर में एक मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन भाग लेने के लिए अमेरिका स्थित कहाँ गए थे? तो शिकागो गए थे। शिकागो। स्वामी विवेकानंद क्या किया था? 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में क्या किया था? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 39 वर्ष की अवस्था में। 39 वर्ष की अवस्था में। चलिए जी, आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तेजी से बोलना है, तेजी से। आइए यहाँ पर अब देखिए क्या है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो देखिए यहाँ पर अगर ब्रेन लगाते हैं तो ये सब प्रश्न काफ़ी साधारण होता है और इसका सही आंसर हो जाता है हैदराबाद का निजाम। तो ये तो अंग्रेज भक्त था। अब हम देखते क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि विजयनगर राज ने कब किया था विद्रोह? तो 1794 ईस्वी में राजा ने किया। और तमिलनाडु के पोलीगारों ने कब किया था बगावत? 1799 ईस्वी में। और हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं किया था और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। और सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला हैदराबाद का निजाम था। और यह 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किया था। 1798 ईस्वी में। और किसके साथ? कौन अंग्रेज था? तो लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। और लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में, लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए परिचित था। सहायक संधि प्रारंभ करने का श्रेय सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले को जाता है। देखिए भारत में सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अंग्रेज लॉर्ड बेलेजली को जाता है। और जो राज्य अंग्रेज साथ सहायक संधि करते थे उस राज्य पर अंग्रेज आक्रमण नहीं करता था, लेकिन सहायक संधि करने वाले देशी राज्य को अपने राज्य का महत्वपूर्ण भाग अंग्रेज को देना होता था और अंग्रेजी सेना का खर्च चलाना होता था। इस प्रकार सहायक संधि द्वारा
अंग्रेज देसी राज को इतना कमजोर कर दिया, उनमें ताकत नहीं रह गई अंग्रेज के खिलाफ बोल सके। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज एक एक करके देसी राज को अंग्रेजी राज में मिलाता गया और पूरे भारत में छा गया। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज हैदराबाद था और हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में अंग्रेज के साथ सहायक संधि की थी। आइए यहाँ पर नंबर 73 में 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी एक अवधारणा सही है? देखिए, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, गलत बात है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम का, यह भी गलत है। और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, यह सही है। हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की जब हम बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय 1857 की जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है कारतूस युक्त घटना। और कारतूस युक्त घटना और कारतूस कहा गया गोली को, और उसमें गाय एवं सुगर की चर्बी मिली हुई थी। तो पहले सेना को प्रयोग के लिए ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था और इसके स्थान पर प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया गया। और एनफील्ड राइफल में गोली भरने से पहले उसे दांत से खींचना होता था। अंग्रेजी से हमें हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे। जब हिंदू दांत से खींचे कहे मुंह में हम गाय का चर्बी ले रहे हैं, और जब मुसलमान खींचे कहे शुगर का चर्बी ले रहे हैं। इस प्रकार कारतूस घटना ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं चपातियां थी। अब यहाँ से देखिए, 1857 के विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? कारतूस युक्त घटना को। कारतूस युक्त घटना, कारतूस युक्त घटना, और जिसमें इस दो जानवर की चर्बी मिली थी, और जिसमें दो जानवर के कौन कौन? गाय एवं सुअर की, गाय एवं सुअर की। पहले सेना को प्रयोग के लिए कौन सा राइफल दिया जाता था? ब्राउन बेस राइफल दिया था, ब्राउन बेस। और इसके स्थान पर कौन सा राइफल दिया गया? एनफील्ड राइफल दिया गया, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में गोली भरने से क्या करना पड़ता था? उसे दांत से खींचना होता था, उसे दांत से खींचना होता था। 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल, कमल का फूल एवं चपातियां थी, कमल का फूल एवं चपातियां थी। यहाँ देखिए, साइमन गो बैक के नारा का निर्माण किसने किया था? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज इस प्रश्न का जवाब दें। और इसका सही आंसर क्या होता है? यूसुफ मेहर अली। एकदम नया क्वेश्चन है ना। और यूसुफ मेहर अली। और साइमन कमीशन की बात करते हैं, 1919 के एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी, प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा और जिससे यह देखना होगा कि भारत की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए समय से पहले 1927 में इंग्लैंड की धरती पर साइमन कमीशन का गठन किया गया था और साइमन कमीशन 1928 में भारत में सर्वप्रथम मुंबई आया था। साइमन कमीशन में कुल 7 लोग शामिल थे, सब के सब अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए नारा लगाया गया साइमन गो बैक। साइमन आयोग का विरोध लखनऊ की धरती पर
जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो लाहौर की धरती पर सामन आयोग का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? इस बात का किया गया था प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर। क्या? तो प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर, 10 साल के अंतराल पर क्या हुआ? अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक आयोग का गठन किया जाएगा। किया 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए समय से पहले 1927 ईस्वी में कहाँ? इंग्लैंड की धरती पर साइमन आयोग का गठन किया गया। और साइमन आयोग भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो मुंबई में आया था, मुंबई। साइमन आयोग नारा क्या दिया गया था? साइमन वापस जाओ। नारा दिया गया था साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ की बात करते हैं तो साइमन आयोग में कुल कितने लोग शामिल थे? 7 लोग शामिल थे। साइमन कमीशन को क्या कहा गया? तो श्वेत कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन आयोग का विरोध कहाँ हुआ था? लखनऊ की धरती पर। लखनऊ की धरती पर साइमन आयोग का विरोध कौन किया था? तो लखनऊ की धरती पर साइमन आयोग का विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने। गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, याद रखना है। तो लाहौर की धरती पर साइमन कमीशन का विरोध कौन किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखना क्या है कि अब यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका की धरती पर गए थे। और महात्मा गांधी के प्रयास स्वरूप दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 1914 ईस्वी में रंग भेद नीति को समाप्त कर दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम गांधी का भारत में निवास स्थान था, और गांधी अपने जीवन का अधिकांश समय साबरमती आश्रम में बिताया, इसलिए गांधी को साबरमती का संत कहा गया। अब से यहाँ से प्रश्न रहेगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर। महात्मा गांधी कब? 1893 ईस्वी में। कौन? तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के प्रयास स्वरूप दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने क्या किया? 1914 ईस्वी में क्या किया? रंग भेद नीति को क्या किया? समाप्त कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए? 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कहाँ? तो दिल्ली के प्रार्थना सभा में। आ जाए। अब यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय की बात करते हैं।
लाला लाजपत राय की बात करते, तीनों ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। कौन था? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया जैसी पुस्तक की रचना किया था, याद रखना है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए साहब, विचार कीजिए ना, कोई रोक रहा है आपको? अब यहाँ पे देखिए, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60, 1860। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी। तो अब यहाँ पर इसको मिलान लेना है, तो देखना है सर्वप्रथम कौन हुआ। तो संथाल विद्रोह 1855। तो कौन? दो दो किस में है? दो में दो है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो फिर उसके बाद फिर कौन होता है? तो फिर उसके बाद होता है सिपाही विद्रोह, 4। 2 और 4, 2 और 4। अब आइए यहाँ पर फिर कौन हो जाता है? फिर हो जाता है नील विद्रोह, 1859। पहला पहला पहला। उसके बाद दक्कन में 1875। इसका सही आंसर ए हो जाता है। आ जाइए यहाँ पर, देखिए, बीडी सावरकर से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि बीडी सावरकर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें दी गई है, इसमें से एक चुनना है जो सही नहीं है। और यह है, उनका जन्म 1883 ईस्वी को हुआ था, यह भी सही है। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, यह भी सही है। उनकी माता की देहांत 1901 ईस्वी में हुआ था, गलत है। उनकी माता का मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। इसलिए तो यहाँ क्या कर रहा है? सही नहीं है चुनना है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी। देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का एहसास, भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का एहसास महाराष्ट्र की धरती से हुई थी। भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का एहसास महाराष्ट्र की धरती से हुई थी। वीर सावरकर ने महाराष्ट्र की धरती पर वीर सावरकर ने महाराष्ट्र की धरती 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और इस संगठन के एक सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठाए ठाए ठाए। अब देखें कि भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का एहसास कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र की धरती से। महाराष्ट्र की धरती से भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी विचारधारा का एहसास महाराष्ट्र की धरती से हुआ थी। और वीर सावरकर ने कौन? वीर सावरकर ने वीर सावरकर ने क्या? अभिनव अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी हरि संगठन की स्थापना कब किया था? 1904 ईस्वी में। इस संगठन के एक सदस्य ने क्या किया था? न्यायाधीश न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब देखें यहाँ पर, निम्न कथनों का परीक्षण करें। कुंवर सिंह, और यहाँ पर है, और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर मतलब ये 1857, मतलब ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो जो सही है उसका चुनाव करना है। देखिए, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड ठीक है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाई, अभी सही है।
टाटिया टोपे ने नाना साहब की सहायता से कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था। सही है। और एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इनकी कमान संभाली। देखो समाज, ये चूंकि इस लाइन में इसे दे दिया है इसलिए इसको हम सही मान सकते हैं। तो फैजाबाद में, और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था विद्रोह का नेतृत्व। मौलवी अहमद उल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह। जीनत महल कहाँ किए थे? तो एक और दो होगा, एक और दो किसी में है, एक और दो। देखिए यहाँ पर एक बार कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, याद रखना है अवध में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम, बेगम हजरत महल। ठीक है, और बेगम हजरत महल। और देखें यहाँ पर कानपुर में विद्रोह का मतलब लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने की थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? नाना साहब, नाना साहब। और नाना साहब ने किया था। याद रखना है कानपुर एवं, कानपुर एवं, कानपुर एवं लखनऊ में विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता था? अंग्रेज कैंपबेल को जाता है, अंग्रेज कैंपबेल को जाता है। आइए यहाँ पर, और कानपुर में और वहाँ पर झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। और लक्ष्मीबाई ने, और यहाँ के विद्रोह दबाने का श्रेय किसको जाता? अंग्रेज हीरोज को जाता है, अंग्रेज हीरोज। आइए यहाँ पर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता? अंग्रेज विंसेंट, अंग्रेज विंसेंट टेलर एवं अय्यर को जाता है, अंग्रेज विंसेंट टेलर एवं अय्यर को जाता है। अब देखें बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। देखें रुहेलखंड, रुहेलखंड एवं फैजाबाद में, एवं फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो मौलवी अहमद उल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व, बनारस एवं इलाहाबाद में, बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली ने किया था। देखिए साहब यहाँ तो है ही, थोड़ा सा हमको इसलिए लिखना पड़ गया था कि आप यहाँ देखिए कि टाटिया टोपे ने नाना साहब की सहायता से कानपुर में विद्रोह नेतृत्व संभाला, लेकिन जीनत महल ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, और फैजाबाद रुहेलखंड में फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह। तो इसका ये दे देता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो जा रहा है। इसका सही आंसर एक और दो होगा, और एक और दो किसी में नहीं है। तो इसका सही आंसर मारेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समझ गए? मिला लीजिए। अब एक बार हो जाए, हम देखते हैं कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने की थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तो कानपुर एवं लखनऊ के विद्रोह को दबाने से अंग्रेज कैंपबेल को जाता है। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, और झांसी के विद्रोह दबाने से अंग्रेज हीरोज को जाता है। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के विद्रोह दबाने से अंग्रेज विंसेंट टेलर में अय्यर को जाता है। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था।
तो रुहेलखंड में फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। बनारस में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। ठीक ना। आइए यहाँ देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर वही मान होता है जो हम आंसर बताते हैं। ऐसे छपा हुआ आंसर जो ABCD मिलता है वह छापने में मिस्टेक हो सकता है। जब तक डिस्कशन में जो आंसर बताया जाता है वही आंसर आपका मान्य होगा, याद रखना इस बात को। अब देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब एक गलत हो। लॉर्ड नॉर्थ 1773 को रेलिंग एक्ट किया था। अब प्रश्न उभरता है, ये लॉर्ड नॉर्थ था कौन? ये लॉर्ड नॉर्थ कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन था? देखिए यहाँ पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। आप आइए यहाँ पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई और रेगुलेटिंग एक्ट, यह सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यह भी सही है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, गलत है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सी। सही आंसर कौन हो जाएगा? सी। जहां तक लॉर्ड कैनिंग की सवाल है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इसके तहत विधवा की दोबारा शादी का अधिकार दिया गया था। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में डलहौजी द्वारा अपनाए गए राज्य हड़प नीति को त्याग दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? 1856 ईस्वी में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब यहाँ पर बताना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? डलहौजी द्वारा अपनाए गए राज हड़प नीति को त्याग दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग समय में क्या हुआ था? तो मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए यहाँ पर, न्यायाधीश किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहां और किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 1908 ईस्वी, मुजफ्फरपुर, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। हम देखते क्या हैं कि बंगाल के क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी का नाम लिया जा सकता है। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। लेकिन वह गाड़ी तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की थी, लेकिन उस गाड़ी पर जॉर्ज किंग्सफोर्ड नहीं था। और इस बम में अंग्रेज कैनेडी एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी पुलिस के घेरे में आने के बाद स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए और खुदीराम बोस पकड़े गए और इन्हें 1908 ईस्वी में फांसी दे दी गई। इस प्रकार खुदीराम बोस भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने कब? तो 1908 ईस्वी में। कहाँ? मुजफ्फरपुर। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश कौन? जॉर्ज किंग्सफोर्ड। न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड। कौन? जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। गाड़ी पर बम फेंका। लबी लगेगा क्या है? बोलिए। जिसमें अंग्रेज कनेडी एवं
उसके परिवार की एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं मारी गई थी। प्रफुल्ल चंद चाकी पुलिस के घेरे में आने के बाद स्वयं गोली मारकर शहीद हो गए और खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा दे दी गई। आइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाता है मदन मोहन मालवीय। याद रखना है कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। याद रखना है, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1916 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। यहां पर मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो याद रखना है 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। और ये अमृतसर अधिवेशन महात्मा गांधी पहली बार 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। याद रखना है, 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था और महात्मा गांधी सर्वप्रथम जिस अधिवेशन में भाग लिया था उसका नाम था 1919 का। और यानी एक बात याद रखना है, 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था और बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार जिस अधिवेशन में भाग लिया था वह अधिवेशन था 1919 का अमृतसर अधिवेशन। और याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। याद रखना है एक बार की जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, लाहौर। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था। एक बार हो जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 ईस्वी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। याद रखना है कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मौत हो गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था। आइए यहां देखिए कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्री कहा गया है और क्या है इसका? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो उड़ीसा अकाल। उड़ीसा अकाल में क्या हुआ था? इतना बड़ा ये अकाल पड़ा था कि 1/3 आबादी उड़ीसा की समाप्त हो गई।
इसलिए इसे कहा गया, इस अकाल को सी ऑफ कैलेमिटी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उड़ीसा में अकाल कब पड़ा था। देखें यहाँ पर पूछेगा उड़ीसा में अकाल कब पड़ा था। 1766 से 1867 ईस्वी के दौरान इस अकाल में कितने लोग मारे गए? 1/3 लोग मारे गए थे अकाल से। पूछेगा इस अकाल को क्या नाम दिया गया? इस अकाल को सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। आइए 82 नंबर प्रश्न को देखें। 82 नंबर प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सी राजगोपाला फार्मूला का एक भाग नहीं था? तेजी इसको बनाने का प्रयास करें, तब तक पानी पीते हैं। अब देखें यहां पर तो भाग नहीं था पूछ रहा है, तो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया, ये गलत है। केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन, ये सही है। तो चूंकि इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भाग नहीं है, एक फार्मूला का एक भाग नहीं, इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। याद रखना है कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला, यह फार्मूला 1944 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस फार्मूला का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच क्या कहते हैं, और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच आपसी तालमेल को स्थापित करना था। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सी आर फार्मूला, याद रखना है सी आर फार्मूला, सी आर राजगोपालाचारी, यानी आप ऐसे लिखें, गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 ईस्वी में, 44 ईस्वी में प्रकाश में आया था। इस फार्मूला का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के आपसी गतिरोध को, आपसी गतिरोध को समाप्त करना था। सी राजगोपालाचारी को सी राजगोपालाचारी को गांधी जी ने राजा जी कहकर संबोधित किया था। राजा जी कहकर संबोधित किया था। जवान को कोई दिक्कत हो रहा है? जवान 23 से यहां देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? और लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण गलत है। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण गलत है। लॉर्ड बलेजदी ततुर सांगर मैसूर युद्ध, यह सही है। एक सही है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब है कि लॉर्ड एलनबरो के समय में किसका विलय हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था, याद रखना है। और लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में ही भारत से दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त किया गया।
दास प्रथा को समाप्त किया गया। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था? अवध, लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध जैसे राज्य को 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप पर, कुशासन के आरोप पर अंग्रेजी राज में लाया गया था। अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। आइए 84 में आया कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की? तो तेज बहादुर सप्रू ने की थी। मोतीलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, मोतीलाल नेहरू की जब बात करते तो उन्होंने 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और एक याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जब बात करते हैं तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। एकता का दूत कहा था। एकता का दूत कहा था। याद रखना है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1942 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का कमान कब लिया था? 4 जुलाई 1943 ईस्वी। आइए देखें यहाँ किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? इसका सही है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में कब? 1881 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड रिपन के समय में, और याद रखना है लॉर्ड लीटन के समय में क्या हुआ था? 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसे क्या कहा गया? इसे मुंह बंद करने वाला, इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। और इसके तहत क्या हुआ था? भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध लगाया गया था। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में क्या हुआ था? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। गैर कानूनी घोषित किया गया था। यह कानून सर्वप्रथम कहां लागू हुई थी? बंगाल की धरती पर। आ जाइए अब देखिए सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इस चीज का जवाब दें।
अब देखें यहाँ कौन सा कथन असत्य है। यहाँ देखें, उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे, सही है। उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, यह सही है। हाथी दांत हाथी हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं। और उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, यह गलत है। यहाँ पर है क्या, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन है, तो बी है। एक, क्या उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते, सही है। उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता, तो ये गलत है। हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले, यह सही है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी होगा। सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो एक जगह है जिसका नाम है लोथल, और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना मिला है। हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना मिला है। देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता में एक जगह है जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है, लोथल। लोथल वर्तमान समय में कहाँ है, तो गुजरात। गुजरात के कहाँ, अहमदाबाद जिले में। किस नदी के तट पर, भगवा नदी के तट पर। लोथल का उत्खनन कार्य 1957 से 1998 किसके, रंगनाथ राव के निर्देशन में। लोथल से किसका, हाथी दांत का बना हुआ, हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना मिला है। एक पैमाना मिला है। 87 में ऋग वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी। उस समय धर्म की विशेषता थी बलि देना, बलि भी था उसकी एक विशेषता। और याद रखना, नारी देवियों की प्रबलता, यह भी सही है। और इसका ए और सी सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी इसका होगा। तो धर्म में नारी की प्रधानता थी ही। ऋग वैदिकालीन देवी में उषा जैसे देवी की विषय में जानकारी मिलती है। और उषा क्या थी, प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। ऋग वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तब प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रकृति को देवी मान को उसे अदिति नाम दिया। यह भारत की सार्वभौम देवी थी, अर्थात भारत के सभी घरों में पाई जाने वाली। इसलिए इसका ए और सी सही है, जिसका कारण डी आंसर होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखना है, त्रिवैदिक काल में उषा ये प्रगति एवं उत्थान की, प्रगति एवं उत्थान की देवी थी, उत्थान की देवी। ऋग वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति का क्या नाम दिया, अदिति। और अदिति भारत की क्या है, सार्वभौम देवी थी, सार्वभौम देवी थी, सार्वभौम अर्थात भारत के सभी घरों में पाई जाने वाली देवी थी, पाई जाने वाली देवी थी। आइए यहाँ देखिए, निम्नलिखित की बात करते हैं तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य चुनने की बात हो रही है। तो जैनों के लिए मुक्ति प्राप्ति एक अतिवादी पथ था, वहीं बौद्धों के लिए यह मध्यम पथ था। बिल्कुल सही है। दोनों ने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया, बिल्कुल गलत है। जैन धर्म में ब्राह्मणवादी आध्यात्मिक संस्थाओं को भी प्रश्रय दिया, वहीं बौद्ध ने उसकी अवहेलना की, गलत है। आप आइए यहाँ पर, अब क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या है, असत्य है। तो असत्य चुनने के लिए कर रहा है, तो बी और सी है, तो इसका सही उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक बार और बताएं, तो जैन धर्म में मुक्ति प्राप्ति के लिए जैन धर्म में मुक्ति के लिए कठोर मार्ग को अपनाया गया था, कठोर मार्ग को। तो बौद्ध धर्म में मुक्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाया गया था। दोनों ने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, गलत है। दोनों ने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था।
जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी आध्यात्मिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। याद रखना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद का विरोध करके आगे बढ़ा था। इसलिए बी और सी दोनों रॉन्ग है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। याद रखना है, जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म में महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने अपना उपदेश किसके समय में दिया? तो मगध के शासक बिंबिसार के समय में, बिंबिसार के समय में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में किस चीज पे बल दिया गया था? अहिंसा पर। लेकिन जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया था, अहिंसा पर। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों जाति के क्या था? तो दोनों जाति के क्षत्रिय थे। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? व्यापारी वर्ग पर। और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? महिला एवं शूद्रों पर। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? तो गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने। तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? पाल वंश के शासक ने। आगे बढ़ जाए। आइए यहाँ पर इन मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। चलिए आइए यहाँ पर क्या लगाना है। अब देखो यहाँ पर हर्यक राजवंश, इसके पहले कौन राजवंश आया? हर्यक राजवंश का 545 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व। और आइए शिशुनाग राजवंश 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व। आइए नंद वंश 345 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व। मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व। तो पहले कौन हो गया? हर्यक राजवंश 4। हर्यक राजवंश के बाद शिशुनाग राजवंश का नंद वंश का मौर्य वंश। सही आंसर सी। ए जवान कुछ तो बोलिए। क्या दिक्कत है? कुछ मैसेज करना चाहिए ना। मैसेज नहीं करते हैं आप। कुछ मैसेज करते रहना चाहिए। चलिए अब मैसेज करें। जब टोक दिए तो कुछ तो मैसेज करो। और यहाँ 90 में देखें, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान दिया था? और मानसूनी हवाओं का ज्ञान। और ये मानसूनी हवा का खोज किसने किया था? तो 46 से 47 ईस्वी में हिप्पालस नामक यूनानी नावक ने और मानसूनी हवा की खोज किया था। और इसी हवा की खोज के साथ ही समुद्री व्यापार में प्रगति हुई थी। ठीक ना? तो आप देखें यहाँ पर मानसूनी हवा की खोज कौन किया था? देखें यहाँ पर मानसूनी हवा की खोज किसने किया था? 46 से 47 ईस्वी में हिप्पालस नामक यूनानी नाविक ने
इसको भी आई कर दें, इसको भी आई करना है। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 23 से। आइए अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? कौन सा पुस्तकालय नहीं था? बी नहीं था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तकालय थे? उसमें कौन सा पुस्तकालय? 3 थे। कौन कौन था? तो देखो यहाँ पर रत्न सागर, रत्न सागर पुस्तकालय। नंबर 2 में कौन था? रत्नोदधि पुस्तकालय। नंबर 3 में कौन था? रत्न रंजक, रत्न रंजक पुस्तकालय। 3 याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? जल्दी बनना है। तो गुप्त वंश के शासक कौन? कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम। और इस विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरी थे। कौन कौन थे? तो कौन थे? रत्न सागर पुस्तकालय, रत्नोदधि पुस्तकालय और रत्न रंजक पुस्तकालय। देखिए किस लेखक ने 10 कुमार चरित्र लिखी? वह किसके दरबार में रहता था? तो दंडी। और दंडी किसके दरबार में रहता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन था? पल्लव राजवंश का शासक, पल्लव राजवंश। इस प्रकार हम कहते भारवी जैसे विद्वान किसके दरबार में रहता था? तो भारवी जैसे विद्वान किसके दरबार में? पल्लव राजवंश के शासक, पल्लव राजवंश के शासक राजवंश श्री विष्णु के दरबार में, श्री विष्णु के दरबार में। और भारवी ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? किरातार जूनियम जैसी पुस्तक की, किरातार जूनियम जैसी पुस्तक की रचना। यहाँ पर भारत के नगरों और उनकी नदियों के जोड़ों को सुमेलित कीजिए और दिए गए ऊँट को चुनें। अब यहाँ पर भरूच नर्मदा नदी, लखनऊ गोमती नदी, और लखनऊ गोमती नदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, संभलपुर महानदी, संभल महानदी। अब इसको मिलाइए तो इसका आंसर कहाँ है? कहाँ है जनाब? इसके ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं। खैर आप मिलाकर अपना आंसर लिख लें। देखें भरूच कौन नदी? तो नर्मदा नदी के तट पर। लखनऊ किस नदी? तो गोमती नदी के तट पर। संभलपुर किस नदी के तट पर? महानदी के तट पर। और कावेरीपट्टनम किस नदी? कावेरी नदी के तट पर। और JKD मैथमेटिक्स, हम आपके मैसेज को पढ़ रहे हैं। हम मूड बनाते हैं बोलने के लिए, तो मूड बनाना पड़ता है। जैसे मूड बनेगा फिर हम बोलना शुरू करते हैं और आपके प्रश्न का जवाब कभी हम देंगे। आ जाइए यहाँ 94 देखिए, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं? लेख छोड़े हैं। और इसमें 2 छोड़ा है। कौन कौन? तो यहाँ पर देखे रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो इसका 2 और 4 आंसर होगा। 2 4 किसका है? सी का है। अब देखें फिर हम देखते हैं कि सुदर्शन झील की जब हम बात करते हैं तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रांतपति नियुक्त किया था जिसका नाम था पुष्पगुप्त। और पुष्पगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में कृषि सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और सुदर्शन झील अशोक के समय में टूट गया। तो अशोक के समय में इस झील का निर्माण जिस अधिकारी ने करवाया था तो उसका नाम था तुषास्प, तुषास्प। तो रुद्रदामन के प्रथम के समय में जिस अधिकारी ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया तो उसका नाम था सुबिसाख, सुबिसाख।
सात, स्कंद गुप्त के समय में जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया उसका क्या नाम था? उस अधिकारी का चक्रपालित। चक्रपालित। और समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का, समुद्रगुप्त कहा गया भारत का नेपोलियन। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शक राजा कौन था? तो शक राजा रुद्रदामन, रुद्रदामन प्रथम के। कौन? तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। कहाँ? तो पश्चिम भारत में। कौन? सौराष्ट्र प्रांत। सौराष्ट्र प्रांत किसके अधीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रांतपति नियुक्त किया, उसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में कृषि की सुविधाएं हेतु कौन सा झील का निर्माण कराया? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। और यह झील अशोक के समय में टूट गया। अशोक के समय में, और अशोक के समय में ये जब टूटा तो अशोक के समय जिस अधिकारी ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया उसका नाम क्या किया था? तुषास। तो फिर शक राजा रुद्रदामन के समय में ये टूटा, तो और वो अधिकारी का फिर कौन नाम था जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया रुद्रदामन के समय में? सुविशाख। स्कंद गुप्त के समय फिर टूटा तो इसका पुनर्निर्माण कौन कराया था? चक्रपालित ने। ए जवान, कुछ बोलोगे नहीं? यहाँ देखें, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर वल्लभाचार्य होगा। और कबीर की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, कबीर को कहाँ? कबीर को मगहर में दफनाया गया था। मगहर वर्तमान समय में कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर जिले में स्थित है, याद रखना है। शंकराचार्य की बात करते हैं। शंकराचार्य का जन्म कहाँ? 788 ईस्वी में। कहाँ? तो केरल के, केरल में कहाँ? कलमारी नामक स्थान पर। शंकराचार्य के बचपन के शिक्षक का नाम क्या था? गोविंद योगी। गोविंद योगी। आगे बढ़ जाएं, आइए। यहाँ पर देखिए, मेसोपोटामिया की बात करते हैं। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो याद रखना क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भित है। अब प्रश्न उभरता है, ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? तो ये कौन प्रश्न? यह है ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? यह बाइबिल का क्या है? यह बाइबिल का, यह बाइबिल का प्रथम भाग है। यह बाइबिल का प्रथम भाग है। ये बाइबिल का प्रथम भाग है, याद रहेगा। आइए। औरंगजेब ने देश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था और इसका समय क्या है? 1658 1707 ईस्वी। इसका सही आंसर सी होगा। औरंगजेब को इतिहास में किस नाम जानते हैं? आलमगीर के नाम से। किस नाम से? आलमगीर के नाम से। कौन सी उपाधि धारण किया था? जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दारुल हर्ब से भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। यह देखिए, इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हुआ? 30 वर्ष से, 30 वर्ष से अधिक उम्र की।
30 वर्ष से अधिक उम्र की स्त्रियों को। ठीक है, आइए देखिए, म्यांमार को आज़ादी कब मिली? 1948। कब? तो 4 जनवरी, 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? तो स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। तो चांदी बनाने के लिए क्या है कि दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट। तो क्या हुआ था? चांदी बनाने के लिए चांदी चाहिए ना, मुद्रा बनाने के लिए चांदी का अगर मुद्रा बनाते हैं या कोई सामान बनाते हैं तो क्या चाहिए? चांदी चाहिए। लेकिन क्या हुआ था? स्पेन, और इसका मुख्य स्रोत कहाँ से चांदी आता था? स्पेन से आता था। तो स्पेन से चांदी आता था, लेकिन हुआ क्या था? स्पेन की चांदी स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, जिसके कारण चांदी के जो सामान बनते थे वह रुक गए। आइए यहाँ है कि वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? यूरोप का। और प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है? तो प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 28 जुलाई 1914। समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर। समाप्त हुआ 1918। प्रथम विश्व युद्ध से मित्र राष्ट्रों ने किसको पराजित लास्ट में किया था? जर्मनी। जर्मनी को पराजित करके कौन सी संधि करने के लिए बात किया था? वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। और ये संधि जर्मनी के साथ हुई थी। और इस संधि के तहत जर्मनी का क्या हुआ था? तो उसके खजाने को लूट लिया गया, उसके सैन्य संगठन को भंग कर दिया गया और जर्मनी को एक तरह से विकलांग बना दिया गया। और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के तहत हुई। लेकिन कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का बीज वर्साई की संधि में छुपे हुए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का बीज क्या चीज में छुपा हुआ था? तो वर्साई की संधि में। आइए, यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस होना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड एवं फ्रांस। इसका समय क्या है? 1756 से लेकर 1763। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इंग्लैंड की। आ जाए, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वासुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव थे? कौन? तो ये 1876 1877 के दशक में दुर्भिक्ष का अनुभव, यह भी सही है। हिंदू पुनर्जागरण, यह भी सही है। और पूंजी अफवाह ड्रोन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, यह भी सही है। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 1, 2 और 3। और 1, 2, 3 ए में है। अब यह है कि वासुदेव बलवंत फड़के कौन थे? देखिए यहाँ पर वासुदेव बलवंत वासुदेव बलवंत फड़के या कौन थे? क्रांतिकारी थे। कौन थे? क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी। आइए नंबर 4 में तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? और लिखा गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। अब है अब्दुल अहमद लाहौरी कौन सी पुस्तक की रचना के? बादशाहनामा। बादशाहनामा, ठीक है। गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, ठीक है, लाएंगे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन कौन थे? मलिक बया और मजदूर मुल्क। और इसका सही आंसर सी होगा। सी होगा। याद रखना है एगो चीज तो यह है क्योंकि बिहार संबंधित है, लेकिन एक चीज और याद रखना है,
और हम यहाँ पर यह देखते हैं कि तुगलक राजवंश की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, तुगलक राजवंश का पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक था, जिसने कृषि की सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराया। नहर का निर्माण कराया। लेकिन तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, तुगलक राजवंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, तुगलक राजवंश का पहला शासक था जिसने सबसे अधिक संख्या में नहर का निर्माण कराया था। नहर का निर्माण कराया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया था गियासुद्दीन तुगलक, और सबसे अधिक संख्या में नहर का कौन निर्माण कराया था दिल्ली सल्तनत का? तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। आइए यहाँ पर आइए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती फॉर एसएसटी प्लस जीएस, और ये ऑफर बैच है 899। पसंद है तो लेना है, पसंद नहीं है तो नहीं लेना है। इसमें टेंशन किस बात की है? आइए यहाँ पर देखो, शेर खां के पिता इस ईसन खां जागीरदार थे। शेर खां के पिता ईसन जागीरदार थे। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जो आंसर यहाँ दिया जाता है वही मान होता है, याद रखिएगा। ये वो वाला जो कागज पर ABCD मिलता है आपको, उस आंसर पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। हम इसलिए बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर, और शेर शाह के पिता का नाम क्या था? तो शेर शाह के पिता का नाम, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह के पिता का नाम क्या था? हसन सूर था। दक्षिण बिहार के शासक कौन था? पहाड़ खां लोहानी। पहाड़ खां लोहानी ने फरीद को कौन सी उपाधि प्रदान की? शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। याद है ना, चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह की। और दक्षिण बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद, दक्षिण बिहार की गद्दी बैठने के बाद शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत ए आला। हजरत ए आला, याद रखना है। और बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद, बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेर शाह क्या, उत्तर भारत का शासक बना था। उत्तर भारत का शासक, उत्तर भारत का शासक बना। ठीक, तो यहाँ देखिए, बिहार में शासन करने वाले प्रथम मुगल शहजादा कौन था? शहजादा परवेज, याद रखना है। ये अजीम उस्मान कौन था? औरंगजेब का बाद। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपसे पूछेगा बिहार एवं बंगाल, बिहार एवं बंगाल अकबर के समय में, अकबर के समय में 1575 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये याद रखना है कि बंगाल एवं बिहार 1575 ईस्वी में अकबर के समय में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। भूलिएगा नहीं, 1575। इधर देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता लगाएं। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी।
1923 ईस्वी। जालियांवाला बाग मार्च। अब इसको मिलाने का प्रयास कीजिए, आइए मिलाते हैं। मार्च 4, तुर्की नहीं, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। मिला लीजिए, इसका आंसर ऐसे होना चाहिए 4, 2, 1, 3। ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये आंसर नहीं, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है ना। आइए देखें, 9 बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है किसमें? पुराण और महाकाव्य में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त। सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? संगीत का। सामवेद में संगीत का। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया।